हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्रोग्राम यूपीएससी संवाद में। जैसा कि आप सबने हमेशा से देखा है कि हम यूपीएससी से जुड़े उन कॉन्सेप्ट से बात करते हैं जहां पे स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं या कुछ ऐसे गूढ़ टॉपिक जो समसामयिक विषयों के रूप में चर्चा में रहते हैं। मैं और पंकज सर हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि इस स्तर पे आपसे संवाद किया जाए ताकि हर प्रश्न, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो या मुख्य परीक्षा का हो, अगर आपके सामने आए तो आप उसका उत्तर दे सकें। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट, हमारे हिंदी वर्टिकल के हेड और स्टडी IQ में चीफ एकेडमिक ऑफिसर अमृत उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू सर। बड़ी बात ये बताता चलूँ पंकज सर, हम लोग के लिए एक बड़ी स्पेशल उपलब्धि है और बहुत लंबे समय से सर का वेट हो रहा था और हम ही लोग समय नहीं ले पा रहे थे। तो नहीं, एक्चुअली बड़ी बात यह है कि सर खराब स्वास्थ्य दशाओं में आने को तैयार हुए हैं। कल मैंने बात करी तो सर की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन सर ने तब भी आफ्टर क्लास कर रहे हैं। एक्चुअली सर टॉपिक ऐसा था कि आपके बिना हम लोग कर नहीं सकते थे। नहीं, आप लोग शिद्दत से बुलाते, मैं पहले आ जाता। ये जो बात आपने कही कि 2 हफ्ते से टाइम का, तो इससे दर्शकों को यही लगेगा कि मैं बहुत बिजी आदमी। नहीं सर, हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। नहीं, हिम्मत हम नहीं कर पा रहे थे सर। आपने जिस दिन सूचना दी मैं अगले दिन आ गया। सर एक्चुअली मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, सबको ही अच्छा लगता है, एक्चुअली बहुत पॉपुलर भी है, 4th डायमेंशन करके उसका नाम है सर। जब लोग मीडिया की बात करते हैं सर, तो हम लोगों ने देखा कि मीडिया की जो बेसिक थॉट है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में उसको 4th पिलर कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के साथ साथ ये मानते हैं कि इट इज़ द 4th पिलर। तो सर कई बार मन में ये प्रश्न भी आता रहा कि ये जो 4th पिलर है ये कोई एक आइडियल मॉडल की तरह सोचा गया था या ये वास्तव में कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंट इसके साथ एस्पेक्ट था जिसके कारण ये 4th पिलर कहा गया। देखिए, 4th पिलर के तौर पर तो मीडिया कहीं औपचारिक तौर पर ना ही संविधान में है ना किसी एक्ट में है। 4th पिलर एक अनौपचारिक टर्म ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पूरी तरह से इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे। जो मीडिया के पीछे का अगर हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे आप, तो हम सब के भीतर इस बात में कुछ बोलने, एक्सप्रेस करने और अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार भी है और प्रवृत्ति भी है। और यही प्रवृत्ति फाइनली मीडिया के शक्ल में आता है। और 19(1)(a) के तहत संविधान में हमें जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वही मीडिया के पास भी स्वतंत्रता है। प्रेस के लिए कोई अलग से स्वतंत्रता तो है नहीं। इस कंडीशन में ये जो हमारी फितरत है सवाल पूछने की और सवाल दिमाग में आने की, उसके बाद जो अथॉरिटी है उससे आप सवाल पूछते हैं, इसी को इवॉल्व करते करते आज की तारीख में आप कहते हैं मीडिया या फिर प्रेस जो सवाल पूछती है। और सवाल पूछने की वजह से पब्लिक और जो ये 3 स्तंभ हैं, इसमें से भी जो 2 स्तंभ विधायिका और कार्यपालिका, इस पर सवाल उठाने की वजह से, सत्ता से सवाल पूछने की वजह से, जनता को अवेयर करने की वजह से, या जनता और सरकार के बीच में एक ब्रिज की तरह होने की वजह से ये एक चौथा खंभा है। तो जब हम संविधानवाद की अवधारणा देखते हैं तो संविधानवाद में हम कहते हैं कि सीमित सरकार होनी चाहिए, सरकार मनमाने पर उतारू नहीं होना चाहिए, सरकार के पास लिमिटेड पावर होना चाहिए। और उसके लिए हम कुछ टूल्स भी देखते हैं पॉलिटी में कि रूल ऑफ लॉ उसके लिए टूल है, सेपरेशन ऑफ पावर्स उसके लिए टूल है। और उन्हीं टूल्स में हम देखते हैं कि निष्पक्ष चुनाव भी एक टूल है। और उसी टूल में आगे देखते हैं कि निष्पक्ष मीडिया, ये भी संविधानवाद का एक टूल है। तो चौथा खंभा ये धीरे धीरे बना है। और चौथा खंभा कोई औपचारिक टर्म नहीं है, लेकिन इस 4th पिलर में ताकत बहुत ज़्यादा है। और ये ताकत है कि ये सरकारों को बना भी सकता है और गिरा भी सकता है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछने का अधिकार इसी के पास है। बाकी लोग रोड पर अकेले किससे पूछेंगे जब तक उसमें सामने माइक ना लगे, जब तक कोई कलम ना चले, जब तक उस पर संसद तक हंगामा ना हो जाए, जब तक सड़क पर बवाल ना खड़ा हो जाए। इसमें इतनी ताकत है, इसलिए ये चौथा खंभा है। जब सरकारें बहरी होने लगती हैं तो मीडिया के हाथ में वो ढोल बजाने की ताकत है कि कान के पर्दे हिला दे सरकार के। इसलिए मीडिया बड़ा इम्पोर्टेंट है और इवॉल्व हुआ है, औपचारिक तौर पर तो है नहीं। लेकिन सर जैसा आप कह रहे हैं, तो आपने बताया जैसे इसके पास बहुत पावर है। और एक किसी फिल्म में हमने सर सुना था, शायद स्पाइडरमैन मूवी थी, जिसमें कहता है मोर पावर कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो डाउट। तो इतनी पावर होने के बाद जब ये मीडिया बेसिकली स्पॉन्सर्ड हो जाती है, बेसिकली जब ये एक तरीके से पेड न्यूज़ चलाने लगती है, एक तरह से
जो सच है उसको दिखाने के बजाय वो दिखा करके सच बना देती है। तो कहीं ना कहीं सर वो जो मीडिया जो आप जिसको फोर्थ पिलर कह रहे थे, वो बिलबोर्ड बन करके हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और वो फिर जनता के लिए कैसे डिसीजन लेती है और जनता फिर उससे प्रभावित होती है। तो ये किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती हुई मानी जाएगी सर? देखिए, इसके पीछे जवाब में जाएंगे तो पहले तो आपको मीडिया के भीतर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं जी। और वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर रहा है। क्योंकि हम बाहर बाहर देखते हैं और जनरली एक आरोप लगता है कि आज तो मीडिया बिक गई है। मैं इस जनरलाइजेशन में बिल्कुल भरोसा नहीं रखता। साधारणीकरण किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। ये बात ठीक है कि आज ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये भी बात है कि पहले भी आरोप लगते थे। ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता कभी भी नहीं हुई। 1890 के दशक में अमेरिका में एक टर्म आया येलो जर्नलिज्म का। तो ये कब की बात हो रही है? 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका में अगर टर्म आया था येलो जर्नलिज्म, तो येलो पीत पत्रकारिता जिसको हिंदी में कहते हैं। पीत पत्रकारिता का मतलब ही है कि सनसनीखेज तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना, फैक्ट के बेस पर नहीं, बल्कि इस तरह से रोमांचक बना देना कि भले ही झूठ सही, लेकिन वैसी भी पत्रकारिता होती है। और वो पत्रकारिता शुरू से ही सब लोग कहते हैं बचना है इससे, और करते वही काम है। इसके पीछे जो हमारे मीडिया हाउसेस के भीतर का स्ट्रक्चर देखिएगा, उसमें भी कुछ लूप होल्स मिलेंगे। जैसे कुछ एक पर अगर मैं बात करूं, पहले के दौर में देखिए कि जितने लोग कलम चलाने वाले थे, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, कलम चलाने वाले लोग ही संपादक हुआ करते थे और ओनर भी हुआ करते थे। भले ही बड़ी मुश्किल से वो चलाते थे, लेकिन जैसे इतिहास में आप देखेंगे एक से बढ़कर एक पत्रकार हुए। उनके अपने अखबारों का जिक्र हम पढ़ते हैं कि इन्होंने ये अखबार निकाला, इन्होंने ये अखबार निकाला। और ये प्रचलन उसी समय से है, उसके पहले से भी है, कि जो अखबार निकालने वाला व्यक्ति है वही संपादन करता है, वही तय करता है कि खबर को किस रूप में प्रस्तुत करना है, वही तय करता है कि इस खबर में क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। एक लाइन हटाने को लेकर संपादक इस्तीफा दे दिया करते हैं। इस तरह का टेम्परामेंट होता है पत्रकारिता, उस जुनून का नाम है। लेकिन धीरे धीरे ये पावर डायनेमिक्स चेंज होता गया। और पावर डायनेमिक्स इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हस्तशिल्प से जब फैक्ट्री पर जाएंगे ना, तो फैक्ट्री में पैसा लगता है, हस्तशिल्प में तो हाथ की कला लगती है। तो कलम से निकलकर ये मामला चला गया जब मशीन्स पर, जब एसी पर, जब बैठने के लिए एक बड़े न्यूज़ रूम की रिक्वायरमेंट पर और चलाने के लिए विज्ञापन पर। तो यहां से निष्पक्षता तो ऑब्वियसली प्रभावित होगी, और ये आज से नहीं प्रभावित हो रही है। आप कोई भी बड़ा उपन्यास पहले का भी देख लीजिए, उसमें आपको हर जगह इस बात की झलक दिखेगी कि संपादक का और पत्रकार का ये जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, उसके दिमाग में अंतर्द्वंद्व चल रहा है, चलाना भी है, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है। इसी तरीके से ये स्ट्रगल बहुत पुराना ही है। अब पावर डायनेमिक्स जब पूरी तरह चेंज हो रहा है, आपका रिक्वायरमेंट है, आप संस्थान चला ही नहीं सकते, आपका अखबार बंद हो जाएगा, आपको सरकार से विज्ञापन लेना ही लेना है, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आपसे फेवर की डिमांड करते हैं, सीधा ना करें। पत्रकार जब खुद संपादक था, खुद ओनर था, तो उसकी इज्जत बड़ी थी, क्योंकि सीधा कोई डिमांड नहीं करता था, लोग डरते थे। और ऐसे ऐसे पत्रकार होते थे कि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप सरकारी अधिकारी हैं, आपने घोटाला किया और आपके घोटाले को उजागर कर दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे पत्रकार भी होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम बंद हुआ, चेंज हुआ, और अब ओनर एक अलग आदमी है। इसने पत्रकार को हायर किया है। ये पत्रकार जो अब संपादक है, इस ओनर के दबाव में है कि अगर नहीं मानेगा तो नौकरी से निकाल देगा। और ये मालिक जो पहले पत्रकार से इसलिए संपर्क करता था, उसकी थोड़ी जी हुजूरी टेप्स भी करता था। लोग कहते थे कि बहुत पैसा है, लेकिन भाई कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो वो थोड़ा झुका इसलिए रहता था कि राजनेता भी इस पत्रकार के दबाव में थे, संपादक के दबाव में थे। अब ये भी डायनेमिक्स चेंज हुआ। ओनर खुद ही राजनीतिज्ञ के सब उसमें आ गया, संपर्क में, मंत्रियों के संपर्क में आ गया। वो बीच का ब्रिज ऐसे भी टूट गया। अब संपादक एक नौकर है, संपादक एक सैलरी लेने वाला नौकर है, जो अगर बात मानेगा तो रहेगा और नहीं मानेगा तो नहीं रहेगा। तो ये मजबूरियां इस तरह से होती गई। अब जो संपादक है उसकी क्वालिटी भी थोड़ी देखिए। मीडिया जो तमाम तरह के आवाज़ उठाता है, सारे मीडिया हाउसेज में देख लीजिए,
जनरली आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा अनुभव ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी हम मीडिया की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा हो जाता है वहाँ, तो प्रिंट मीडिया को भी काउंट करना चाहिए। सबसे पुराना और सबसे विश्वास अभी आज भी वही चल रहा है, विश्वास। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने नज़दीक से देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे चैनल्स के स्ट्रिंगर्स जो होते हैं, ज़िले के लेवल पर जो लोग काम करते हैं, उनका बुरा हाल है। जो अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को लेकर, उनके प्रमोशन को लेकर, उनके ज़रूरतों को लेकर उनका बुरा हाल है। अस्थायित्व है, तनाव है, नौकरी का दबाव है, सब कुछ चल रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं जहां संपादक पर ओनर का दबाव है कि तुम एक मोटी रकम ले लो लेकिन नीचे के लोगों को सस्ते दामों पर ले आओ, और अब यही कल्चर अब चल गया है कि भाई जो काम पहले 1 लाख वाले कर्मचारी करते थे अब वो तो 20,000 वाले कर देते हैं, इंटर्न रख लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि करना कुछ है नहीं, एक शेप बना हुआ है, उसी शेप में चीज़ें चल रही हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल पहले की रिपोर्ट उठा के देखिएगा आप, हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें वही सारे शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे, सुनाई पड़ेंगे जो आज तक चल रहे हैं। दहलने से लेकर थरथराने तक स्क्रिप्ट की एक बनी बनाई लय है। तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर इतना कोलैप्स्ड है, पत्रकारों की जमात जो लगी हुई है उसमें आवाज़ उठाने वाले लोग ही ख़त्म कर दिए गए, तो आवाज़ कौन उठाएगा? जिस हाउस के भीतर से आवाज़ नहीं उठ रही है वो सत्ता से सवाल कैसे पूछे? बात तो बिल्कुल सही है सर। एक्चुअली अभी जब आप इतिहास में थोड़ा सा चले गए थे कि ऐतिहासिक स्थितियों की बात कर रहे थे, तो सर मुझे याद आता है बहुत सारे पत्रकार हुए, बहुत सारे अच्छे पत्रकार हुए, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की बात करते हैं हम लोग। लेकिन इससे थोड़ा सा हट के सर मैं गांधी जी पर जाता हूँ, और क्योंकि आपने जो फाइनेंसेस और उन सब की बात करी तो मुझे गांधी जी थोड़ा याद आ गए। गांधी जी को जब हम देखते हैं सर तो उन्होंने भी कुछ पत्रिकाएँ निकाली भी थी, और गांधी की जो इमेज होती है उसमें आप गांधी को सिंगल कपड़े में देखेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे उनके अगल बगल जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा एंड बिरला। वो दिल्ली आते हैं तो बिरला हाउस में रुकते हैं। वो जब साउथ अफ्रीका में उनका पहला मूवमेंट था वो कांग्रेस और टाटा का फंडेड था। बेसिकली सर ये जो बैलेंसिंग है, ये जो इतिहास में अपनी बात को सच रखने और इंडस्ट्रियलिस्ट से फंड लेने के साथ साथ सच रचने की बैलेंसिंग है, ये बैलेंसिंग क्यों मिस हो गई सर? इंस्टीट्यूशनली कैसे मिस हो गई सर? मतलब मैं बात इससे शुरू करना चाहूँगा कि सर की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगी कि जब आपने कहा था सर कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है ये औपचारिक तौर पे कहीं पे नहीं ऐसा मेंशन है। कोई संस्था इतनी इवॉल्व हो जाए कि उसको चौथा स्तंभ कहा जाने लगे। बापूजी की आपने बात की, उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, इवॉल्व हुए ना ऐसा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मीडिया इस रूप पे आई। इतिहास की बात करें तो सर ने जब पीत जर्नलिज्म की बात की थी, पीत पत्रकारिता की बात की थी, तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम पुराने समय में राजशाही में ये भांडों को देखते थे जो अपने राजाओं की बातें करते थे, तो क्या वो भी जर्नलिज्म था? राजा कैसा है? हाँ। तो 4 बाँस 24 गज अंगुल अस्प्रमाण था, ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान, तो वो भी पत्रकारिता ही करते थे। लेकिन स्थापित पत्रकारिता पत्रकारिता का जब पब्लिकेशन शुरू होते हैं, प्रिंट मीडिया शुरू होता है, उस समय मैं भारत की अगर बात करूं सर तो मुझे 1980 का 70 का दशक याद आता है और लिटन याद आते हैं। वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, और वो क्यों आया उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि सर आसान भाषा में जब लोगों को बताते थे कि सरकार ये गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सब आ रही है, तो उनको सीधे पता लग जाता था। तो उन्होंने कहा कि इनको रोका जाएगा। तो उस समय जो हमारे मॉडरेट्स थे, जिनको बड़ा ही इस समय नेगेटिवली कई जगह पोर्ट्रे किया जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की थी कि वो व्यंग के रूप में या चीज़ों को इनडायरेक्टली, मतलब अभिधा में नहीं कहते थे, लक्षणाएं व्यंजना में चीज़ों को कहते थे, और मतलब मारो कहीं भी लगे वहीं भी, वो स्थाप से लिख रहे थे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप पे क्या कहते हैं बैन लग गया है, लिटन जैसे लोगों ने, रिपन ने हटा दिया, लेकिन वो बैन लगने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो चाहता था वो कर रहा था पत्रकार। सर ने बहुत अच्छा नाम लिया था गणेश शंकर विद्यार्थी जी का। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा तिलक जी की। सर केसरी और मराठा, मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता दूँ। कुछ दिनों पहले मैं इतिहास की SIP क्लास ले रहा था, तो SIP क्लास में इसका डिस्कशन होना था थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा पढ़ के, मैं देखूँ तो एक बार लिख के आ रहे हैं। सर मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब लेट 19th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेट 19th सेंचुरी में कोई व्यक्ति मुखर होकर इतना ज्यादा राष्ट्रवाद की बात कर रहा है उस समय, जब समय पूरी तरीके से मतलब एक सोर्स नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सके।
तो वो काम कर रहे थे तिलक जी। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम, मैं अभी तो इधर पहले सर डिस्कशन हो रहा था, उसमें हम लोग बात भी कर रहे थे कि मतलब वो व्यक्ति जो पत्रकार था प्रताप, उसका इतना स्वीकार्यता बढ़ गई थी कि पहले वीकली आता था, फिर डेली आए, लोगों ने कहा कि हमें पढ़ना है। और वो व्यक्ति जो जिसका काम सिर्फ खबरें छापना था, विश्वस्त खबरें छापना था, वो लोगों को बचाते हुए उसने अपनी जान दी दंगों में, जो कानपुर में दंगे चल रहे थे। ये बताता है कि सर विश्वसनीयता तो पहले भी थी। हम एक और बात सर कर रहे थे जी सुब्रमण्यम अय्यर जी की, कि उन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि दक्षिण भारत में हिंदी को लेके कोई वैमनस्य ना रहे। तो दक्षिण भारत के न्यूज़पेपर में हिंदी को लेके 1-2 महीने तक उन्होंने कॉलम निकाले कि लोगों के मन में कोई पूर्वाग्रह ना आए। लेकिन फिर वही बात कि सर अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा तो है नहीं कि उनके पिट्ठों वाले अखबार आया नहीं करते थे, बहुत से नहीं आया करते थे। और आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी पत्रकारिता नहीं हो रही है, कई जगह पर हो रही है। अभी एक और बात है इसमें, एक जो कैरेक्टर में चेंज आया उसका एक रीज़न और समझ में आता है कि पत्रकार पहले बाय चॉइस पत्रकार थे, ठीक है, और पत्रकारिता उनके लिए पेशे से बढ़कर उनका एक्सप्रेशन का जरिया था। जैसे आप देखेंगे जितने एक्टिविस्ट थे पहले वो सब पत्रकार हुआ करते थे, या जो स्वतंत्रता आंदोलन में, ये कोई ऐसा कोइंसिडेंस तो है नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल ज़्यादातर वकील हों या फिर बड़े एक्टिविस्ट्स हों, ये सब पत्रकार हुआ करते थे। इसलिए क्योंकि यही जरिया था अपने आप को एक्सप्रेस करने का और लोगों को जागरूक करने का, और अपने जो लक्ष्य है, या तो आंदोलन का लक्ष्य है, जिस भी मकसद से आप काम कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा जरिया क्या हो सकता है। जैसे 74 का मूवमेंट देख लीजिए, जेपी के मूवमेंट में जो संपूर्ण क्रांति जिसको हम कहते हैं, संपूर्ण क्रांति के मूवमेंट के ज़्यादातर जो एक्टिविस्ट थे वो लिखना इसलिए उन्होंने शुरू किया क्योंकि यही तरीका था अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का। तो प्राइमरली तो वो आंदोलन कर रहे थे, लिख तो इसलिए रहे थे क्योंकि वही तरीका था। बाद में वो पत्रकार बन गए, वो अलग बात है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर भी तो चेंज हुआ। आज आप देखेंगे ये वाली जमात भी कम हो गई है, जो पत्रकारिता अपने चॉइस की वजह से, अपने रुचि की वजह से, या फिर अपने उन ज़रूरतों की वजह से जो उसके बड़े लक्ष्य को टारगेट करते थे उसकी वजह से कर रहे थे। और वो वैसे पत्रकार थे जो खोजी पत्रकार हुआ करते थे क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट थी, खोजी पत्रकार। सर 2 बिंदु इसमें जुड़ते हैं। जैसे आपने सर प्रताप, उनका ऐसे एक्टिविस्ट जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे, सर प्रताप में भगत सिंह को भी बुलाया गया था और उन्होंने लिखा था, अलग पेन नेम से लिखा था, उन्होंने आर्टिकल लिखा था। आपने गांधी जी की बात की, एनी बेसेंट की बात की, सबने लिखा सर। और आपने खोजी पत्रकारिता की बात की तो उषा मेहता का नाम सर बड़ा नाम है सर खोजी पत्रकारिता के सर। नहीं तो ये तो सर देखिए, मेरा एक्चुअली जो मैं जानना चाह रहा था सर वो ये था कि मतलब जो मूल प्रश्न मैं जिधर से जाना चाह रहा, जहाँ से हम लोग भटक गए सर एक्चुअली मुद्दा ये था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये नैतिकता का पतन है वो केवल इस वजह से तो नहीं हुआ ना कि कुछ फंडिंग हमें चाहिए थी, या इसको हम कह सकते हैं ये तो एक्सटर्नलिटीज़ हुई सर कि हम कहे कि हमें फंडिंग चाहिए तो हम झुक गए। हमने जैसे एग्जाम्पल दिया गांधी जी का, तो सर मैंने बताया ना कि सर मैंने जितना पढ़ा उनको कि वो जब भी दिल्ली आते थे वो बिरला हाउस में रुकते थे, और मज़ेदार बात ये थी कि वो बिरला हाउस में फर्स्ट पेश होते थे लेकिन रुकते बिरला हाउस में थे। तो द थिंग इज सर, ये जो गिरावट है ये गिरावट आई क्यों? अगर सवाल को और थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट करें तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। क्योंकि देखिए जो गिरावट आई है उसका एक प्राइमरली जो रीज़न समझ में आता है वो तो यही समझ में आता है ना कि अभी आप किन लोगों से काम करा रहे हैं। आप जिनको पत्रकार कह रहे हैं वो पत्रकार हैं भी कि नहीं है। जी जी जी, यही तो असली मुद्दा है। हाँ। इस बात की भरपूर संभावना है कि पत्रकारिता के गुण ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों के पास हैं, पत्रकारिता के पूरे हुनर हैं, जो अगर लिखना शुरू करें और बखिया उधेड़ना शुरू करें और सही तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा कारगर होंगे। लेकिन सच तो ये है ना कि सबको रोजी रोटी भी चलानी है, भोजन भी करना है। आज के दौर में कोई आंदोलन तो चल नहीं रहा है ऐसा। जी जी। तो रोजी रोटी चलाने के लिए अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है, उसमें पत्रकारिता का हुनर नहीं है, कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। अब वो बड़े पत्रकार भी नहीं है जो हाथ पकड़कर लिखवाया करते थे, समझाया करते थे कि ये लाइन होनी चाहिए, ऐसी समझ होनी चाहिए। तो उस वजह से तो गिरावट आई है। अब जब अंदरूनी नैतिकता की आप बात करेंगे तो अंदरूनी नैतिकता के बात पर बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट जवाब होगा, सवाल भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। और ये कह देना कि लोगों की नैतिकता मर गई है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। बस ये है कि अपॉर्चुनिटी के सही समय पर सही लोग वहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं, और ये पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए था
वो नहीं है। एक मीडिया हाउस जो लोकतंत्र का चौथा खंबा है, वो खुद लोकतंत्र के बुनियादी बातों को भूल चुका है। जैसे पहले डिसाइड होती थी खबरें, सारे पत्रकारों को बैठाकर एक डिस्कशन होता था। आपने कई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा अगर, तो डिस्कशन होता था सुबह कि भाई ये इस पर काम होगा, इसको छोड़ा जाएगा। आज के दौर में वो नहीं होता। वो होता है एक कोई पावर सेंटर है, वहाँ से बात आती है और वो आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सारे काम करने वाले लोगों का नैतिक पतन हो गया है। उनको उतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है कि वो वैसा काम कर पाएंगे। गांधी जी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो गांधी जी से इस समय की तुलना करना थोड़ा सा वो ज्यादती हो जाएगी। सर मुझे इसमें एक कारण और लगता है, सर एक कहावत है ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो अगर मीडिया की बात करें तो आज के समय में वो जो रील्स वाली मानसिकता है ना कि खड़ाक से वायरल हो जाए, तो उस तरफ भी जो मीडिया हाउस है ना लगातार कि हमारी न्यूज़ में वायरलिटी कितनी है, गंभीरता कितनी कम है शायद नहीं, लेकिन वायरलिटी कितनी ज़्यादा है, इस आधार पर भी सर न्यूज़ बनने लगे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा सर डाइवर्जन हो रहा है इस कारण भी? नहीं, रील बनाने की शुरुआत पहले हुई या मनुष्य पहले आया? नहीं, मैं वायरलिटी की बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वायरलिटी हो रही है और बीमारी लगी हुई है। इसका मतलब ये कुंठा लोगों में पहले से रही हुई। बिल्कुल सर, तभी तो मौका मिलते के साथ ही कहते हैं जैसे सर। तो ये बीमारी जो दिख रही है, जो समाज का दर्पण आप कह रहे हैं ना, साहित्य ही नहीं, मीडिया भी समाज का दर्पण है। अब जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं ना कि लोग जाकर मंचों पर कहते हैं कि लोग यही देखना चाहते हैं, तो क्या दिखाएं? ये सर, इसके लिए सर एक्चुअली मैं ये जानना भी चाह रहा था सर। एक्चुअली हम लोग के यहाँ इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्मली हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं और जनरली पब्लिक ये समझती है कि मार्केट वो सप्लाई करता है जो डिमांड होती है, जो लोग चाहते हैं वो सप्लाई होता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे JB से, वो कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी, अपोजिट थ्योरी है कि आप सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप होगी। कोल्ड ड्रिंक इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ठीक है। तो सर मीडिया भी कई बार इसी लॉजिक को लेके चलती है। वो कहती है कि जो जनता देखना चाहती है वो हम दिखा रहे हैं। हाँ, तो प्रश्न ये है कि वास्तव में जो जनता देखना चाह रही है वो ये दिखा रहे हैं, या जो ये दिखा रहे हैं उसको ये एज अ सप्लाई क्रिएट कर दे रहे हैं और डिमांड अपने आप क्रिएट होती जा रही है? मेरे हिसाब से तो देखिए, ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। इस बात को भी आप नकार नहीं सकते कि मीडिया के TRP के गेम में जो भी कार्यक्रम फिट नहीं बैठता वो बाहर हो जाता है, उसको बंद करना पड़ता है, वो चल नहीं पाएगा। तो जो पब्लिक देख रही है उसको दिखाया जा रहा है, ये भी बात सही है। और इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि जो दिखाया जा रहा है वही देखने की मजबूरी है, और क्या ही देख लेंगे। जैसे हिंदी के सारे आप चैनल्स उठाकर देख लीजिए, और ख़ास करके अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय कवरेज हुआ, मैं लगातार देख रहा था हिंदी के चैनल्स को, और इंग्लिश के चैनल पर जाइएगा बहुत शांति से बात हो रही है। हिंदी चैनल पर लग रहा है कि आज तोड़फोड़ मच जाएगा। लाहौर में प्रॉपर्टी, लाहौर आने ही वाला था, ऑलमोस्ट दिल्ली। आप प्रॉपर्टी ले रहे थे। रात 2:30-3 बजे तक हम, मतलब मैं जगा हुआ था और सारे लोग जगे हुए थे। तो ऑलमोस्ट यही था कि अब कल सुबह कोई भी जाकर पाकिस्तान में चाय पी सकता है बिना वीज़ा के। इंग्लिश चैनल पर माहौल अलग किस्म का होता है। डिबेट में जाकर देखिएगा, वहाँ शांति से बातचीत हो रही है। हिंदी पर अलग लेवल का। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि ऐसा क्यों है, हिंदी में ये भेदभाव क्यों है भाई? उन्होंने कहा हिंदी की जनता यही देखना चाहती है, इंग्लिश की जनता मैच्योर है, वो नहीं देखना चाहती है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदी की जनता शायद देखना चाहती हो तभी चल रहा है, नहीं तो TRP में आते ही नहीं प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स कोलैप्स कर जाते। लेकिन इसका उल्टा भी तो सच ही है। अगर दोनों में से पहली जिम्मेदारी लेने की बात हो तो पहली जिम्मेदारी लोगों की होगी या मीडिया हाउसेस की होगी? दिखाना तो शुरू किया गया ना कभी ना कभी। पहली बार में ऐसा कोई सर्वे करके तो दिखाया नहीं गया कि आज समंदर फटेगा, मुंबई डूब जाएगी। ये प्रचलन जो शुरू हुआ, ये किसी सर्वे के बेस पर तो था नहीं कि लोग कह रहे थे कि यही वाला दिखाओ। लोग तो जानते ही नहीं थे कि आप क्या दिखाने वाले हैं। तो आपकी थ्योरी बिल्कुल इस मामले में ठीक है कि सप्लाई ही वैसी चीज़ कर दी गई जिसका डिमांड हो गया, और अब डिमांड जिसकी हो गई है वो डिमांड से बाहर हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो दोनों ही की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादा जिम्मेदारी अगर बनती है तो मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी बनती है, और उनको ये जिम्मेदारी महसूस होना चाहिए। उसमें जो भी संपादक बैठे हुए हैं उनको ये जिम्मेदारी समझ आनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। लेकिन सर जैसे ये नैरेटिव्स चलते हैं, जो एक तरीके का पूरा नैरेटिव सेट कर देते हैं, पूरा फेक न्यूज़ का भी नैरेटिव चलता है। यूरोप में भी इसको लेकर के एक अलग टर्म यूज़ होता है,
डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शब्द इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग। और भारत में भी सर अगर हम देखें तो मीडिया पूरे तरीके से 2 सेक्शन में बटी हुई है। एक को इम्पार्शियल मीडिया मानते हैं, दूसरे को गोदी मीडिया मानते हैं, और ये दोनों भी कभी भी कंसेंसस पे नहीं आते हैं। तो अगर इन जनरल हम डिसाइड करना चाहें, एक जनरल पब्लिक के नज़रिए से देखना चाहें, और जिसे इतनी अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की, ना सोशो पॉलिटिकल मामले की, ना इकोनॉमिक मामले की, तो वो किस तरीके से जज करे, किस तरीके से वो एक सही निष्कर्ष पर पहुँचे? क्योंकि अभी मीडिया में कहीं पर भी हम डिसीजिव जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं सर। ये कॉमन मैन का क्वेश्चन टाइप का समझ। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है कि मैं तो 2 नहीं, मैं कहूँगा कि ये दूसरा जो है ना, ये एब्सोल्यूट टर्म है, इम्पार्शियल कुछ होता नहीं है जी। आप अगर कहेंगे कि पक्षपात रहित कुछ भी है, तो वो इसलिए नहीं हो सकता कि कहीं ना कहीं आपके विचार किसी ना किसी तरफ तो झुके हैं। हो सकता है किसी विचारधारा के पिछलग्गू ना हो, आप किसी विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन पूरी तरह न्यूट्रल मेरे हिसाब से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अपने विचार हैं जो उसके बारे में हैं, और उसमें कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह आ ही जाते हैं। जी। हो सकता है आप, जैसे शराब को लेकर किसी के मन में एकदम न्यूट्रल हो, बड़ी मुश्किल है। वो कहे कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो शराब पीने वाले आदमी को थोड़ा हेय दृष्टि से देख लेता है। ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं सबके साथ हो, लेकिन कहने का मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता, ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट भी करता है क्या? पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकता, कुछ तो स्केल पर वो दिखाएगा। लेकिन हाँ, जितना बड़ा संकट है गोदी मीडिया का जो आपने बात कही, इसका मतलब सत्ता के पक्ष में जी सर पत्रकारिता करने वाली, उतना ही बड़ा संकट ये भी है कि सत्ता का विरोध करने वाले लोग भी किसी भी स्तर तक जाकर विरोध कर रहे हैं। वहाँ भी कोई बैलेंस नहीं है। तो ये संकट और भी गहरा है, क्योंकि 2 ही पार्टी नहीं, तीसरी पार्टी जो है और ज़्यादा खतरनाक है। या तो, और उसमें एक आ गया है सोशल मीडिया का दौर, जो पर्सनलाइज्ड चीज़ें दिखाता है। आपने देखा एंटी मोदी कुछ भी, अब आपके फीड में एंटी मोदी भर गया, और आपको लगने लगेगा 30 दिन के बाद कि पूरी दुनिया ही एंटी मोदी है। आपने सरकार के पक्ष में कोई रिपोर्ट देखी, अब पक्ष में ही सारी बातें चल रही हैं, प्रो बीजेपी ही चल रहा है। और धीरे धीरे आपका नरेशन गढ़े जाने में सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है, और मीडिया का भी बड़ा रोल है। निष्कर्ष पर पहुंचना आज के सही समय में वाकई एक बड़ा संकट है। मैं कहूँगा कि अगर देखना है तो डीडी न्यूज़ देख लीजिए जहां अभी भी एटलीस्ट योजनाओं के बारे में न्यूज़ एट 9 देख लीजिए। न्यूज़ एट 9 वेरी बेटर सर। एक्चुअली सर डीडी न्यूज़ पर भी यही आरोप लगता है ना, उसको तो डीडी न्यूज़ सरकार का है। हाँ वही तो, आरोप लगाने की बात ही नहीं है, वो तो पूरा लेकिन वो एटलीस्ट सरकार की अनाउंसमेंट्स को बताता है ना। पीआईबी पढ़िएगा तो आपको अनाउंसमेंट्स पता चलते हैं, भाई रक्षा मंत्रालय ने ये कहा, कम से कम आप मिस इन्फॉर्म्ड तो नहीं हैं, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन तो सही है। पीआईबी ने या डीडी न्यूज़ ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान पर आज कब्जा होने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये बाकी चैनलों ने ही कहा था ना। तो कम से कम अगर तुलना करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर सोर्स है। आज भी आप किस पर विश्वास करते हैं? सरकार के सोर्स पर तो आप भरोसा करते ही हैं, मिनिस्ट्री पर ही भरोसा करते हैं, वेबसाइट भी मिनिस्ट्री की खोलते हैं। सही बात है। तो एटलीस्ट मिस इन्फॉर्मेशन लेने से बचिए, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि जो दिखाया जा रहा है। जैसे एक बहुत ही एग्जाम्पल मैं देता हूँ, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, ठीक है, या फिर ये देखिए जो प्रेफरेंशियल उसमें मांगा गया ना ओपिनियन, आर्टिकल 143 के तहत जो ओपिनियन मांगा गया, तमिलनाडु गवर्नर का केस था जो, उसके बाद मेरे एक मीडिया मित्र ने कहा कि यार ये प्रेसिडेंट एकदम सरकार के मतलब वैसी है कि सरकार जो कह दे। फिर मैंने उसको बताया कि सरकार ही कह रही है। प्रॉब्लम ये है, मीडिया हाउस में एक बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी ये नहीं जानता है कि ये राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल भेजे हैं ये सरकार के सवाल हैं। अभिभाषण जो हो रहा है, उस अभिभाषण के बाद जो भी बातें उसमें कही गई हैं वो सरकार का ही पक्ष है, सरकार ही लिख कर देती है, राष्ट्रपति का उसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन है और वही लोग काम कर रहे हैं। फिर मैं उसी रीज़न पर ले जाऊंगा कि वहाँ काम करने वाले लोग वैसे चाहिए ना जिनको जानकारी हो, तो वही गायब है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सही में संकट है इस समय मिस इन्फॉर्मेशन का। ऊपर से सोशल मीडिया ने इस संकट को और बढ़ा दिया है।
लेकिन बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स जो हैं, जो कि वाकई सरकार के ही सोर्स हैं, उसको देखिए, उससे इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए और अपना दिमाग लगाइए। ये हिंदू मुस्लिम ये सब जो पूरा नरेशन गढ़ा जा रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हालांकि बोलने से नहीं होगा, मुझे पता है ये बहुत डीप रूटेड है, लेकिन जैसे पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता आज के समय में एक गाली बन गई। सेकुलरिज्म को कोई गाली बना दे तो संविधान को गाली दे रहा है। सही बात। इस बात की समझ नहीं है और मीडिया हाउसेज में भी नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि अपना दिमाग लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सर सोशल मीडिया को लेकर के लोगों में बड़ा ये रहता है कि सोशल मीडिया ने चीज़ों को थोड़ा डिरेल किया है, लेकिन मुझे सर कहीं ना कहीं ये लगता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से मेन स्ट्रीम मीडिया को भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है सर। बिल्कुल सर। क्योंकि जो चीज़ें वो छुपा ले जा रहे थे, मैंने देखा है कि बहुत छोटी छोटी घटनाओं पर जो लोगों के फेसबुक पोस्ट और ये सब वायरल हो जाते हैं, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट में भी ला रही है, साथ ही साथ वो मीडिया में भी ला रही है। बिल्कुल। क्योंकि मीडिया भी जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसने एक पॉजिटिव रोल भी निभाया है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर ने इसी बात से शुरुआत ही की थी कि उस समय जो संपादक हुआ करते थे वही पत्रकार भी हुआ करते थे, तो यहाँ पे भी वही यूट्यूबर्स हैं और बहुत से वो लोग जो नेशनल मीडिया पे अपनी आवाज़ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और निश्चित तौर पे बहुत से लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं। और ये भी बात हमें माननी होगी कि कोई भी इम्पार्शियल नहीं है, किसी न किसी प्रकार का स्लाइटली लेकिन पूर्वाग्रह तो दिख ही जाता है। पर अच्छी बात क्या है कि आवाज़ मुखर कर रहे हैं। मीडिया का काम तो यही है सर ना कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने रखना। हम जब इंडेक्स की बात करते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की अगर बात करें, इंडेक्सेस में भारत कितना पीछे है सर। मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शायद हम 150 के पार ही हैं। हाँ। और 150 के आसपास ही हैं। तो यही बताता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे जब कोई अपनी आवाज़ नहीं मुखर कर पा रहा है तो भाई अपने चैनल पे कर पा रहा है, अच्छी बात है सर। देखिए, जब भी मोनोपोली टूटेगी ये अच्छी बात होगी और इसके कुछ दुष्परिणाम भी होंगे। जब भी यूपीएससी के, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का जब क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है तो सिर्फ पक्ष की नहीं विपक्ष की भी बात की जाती है। और जब भी सोशल मीडिया के बारे में बात होगी या मीडिया के भी बारे में बात होगी तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में बात समझनी है, सोचनी है और लिखनी भी है। सोशल मीडिया के आने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि करोड़ों लोगों को आवाज़ मिली, जिनकी बात सुनने वाला कोई मीडिया हाउस तो नहीं था। मतलब जो एक बार कैमरे में आ जाना चाहते थे। तो ये रिवॉल्यूशन तो आया, इंटरनेट क्रांति इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार वजह है। और इसके साथ ही आजकल जो मोबाइल फ़ोन की क्वालिटीज़ बढ़ते जा रही हैं, प्रोडक्शन की मोनोपोली ख़त्म हो गई। इनफैक्ट सच बात तो ये है कि यूट्यूब पर चैनल्स जो चल रहे हैं वो कई मामलों में मेन स्ट्रीम से काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी में भी। मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कंटेंट में तो है ही। उन्होंने नए तरीक़ों से काम किया है। अभी भी कई सारे मीडिया हाउस पुराने तरीक़ों पर ही चल रहे हैं। तो एक इसका बड़ा पक्ष ये है कि मोनोपोली टूट गई है मीडिया की, और सोशल मीडिया आने की वजह से ये जो दबाव आप कह रहे हैं, ये दबाव है हमारे तकनीकी जो हमने अभी हासिल किया अचीवमेंट, कि सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कहीं से आप कुछ भी लाइव कर सकते हैं। मुझे याद है कि लाइव करने के लिए एक ओबी वैन पूरा जब जाता था, आपने देखा होगा, जो पीछे एंटीना लगा हुआ जाता है ना, ओबी वैन कहते हैं उसको। उस ओबी वैन को बनाने में 4 करोड़ रुपए का खर्च आता था, 3-4 करोड़ रुपए। और उसके बाद उस ओबी वैन को भेजते थे जब, तो एक बार वो मुझे लाइव करना है बहुत अर्जेंटली, एक बार अभी उसका एंटीना सैटेलाइट से करेगा, लिंक करेगा, ठीक है, वो पूरा 15 मिनट का प्रोसेस है। आज के दौर में क्या है, आज के दौर में आपने मोबाइल ऑन किया और आप लाइव हो गए, ठीक है। तो करोड़ों लोगों की आवाज़ बन गई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का सबसे मजबूत पक्ष यही है कि आज के दौर में जो आपने बात कही कि किसी से कोई बात छिप नहीं सकती जी। अब एआई भी आ गया है, तो एआई आने से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि रियल फुटेज है कि नहीं। अभी मोदी जी का एक वायरल एक दिन आया कि पटना में बाढ़ आई है और उसमें मगरमच्छ घूम रहा है, बड़ा रियल सा लगा। तो सच बात है, बिल्कुल सच बात है कि सोशल मीडिया का मजबूत पक्ष भी यही है और मोनोपोली को इसने तोड़ा है। और इस वजह से मीडिया हाउसेस भी दबाव में रहते हैं, प्रिंट मीडिया भी दबाव में रहता है। कई ऐसी खबरें जो दबा दी जा सकती थी वो दबाई नहीं जा सकती,
कहीं से कोई ना कोई लाइव आ ही जाएगा। कैमरे का खौफ तो है। और सर सोशल मीडिया का रीच भी ज़्यादा है, बहुत मतलब रीच जो डिजिटल मीडिया है, जो जिनके पास केबल कनेक्शन है, लिमिटेड लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया सबके मोबाइल में, यूट्यूब तो है ही। रीच ज़्यादा है। अब पहले बड़ा हे दृष्टि से देखा करते थे यूट्यूब चैनल जो लोग चला रहे थे, इस मीडियम से जो लोग आगे बढ़ रहे थे, उसको मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो वैसे देखा करते थे। आज के दौर में उनको बुला रही है, क्योंकि उनके रीच से उनका भी अपना फ़ायदा हो रहा है। तो एक म्यूचुअल अब सहमति हो गई है कि नहीं, दोनों ज़रूरी हैं। और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारे मेन हाउस मीडिया वाले हैं, तो इनफैक्ट प्रिंट वाले भी वीडियोस बना रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। हाँ सर। अच्छा सर, अब अंत की तरफ बढ़ा जाए धीरे धीरे। सर एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि सर एक रिपोर्ट है, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, जो ये बताती है कि पिछले 50 साल में प्रेस के फ्रीडम में लगातार गिरावट आई है। इसके कंटेक्स्ट को देखते हुए अगर हम भारत में मीडिया के फ्यूचर की बात करें, तो आप भारत में मीडिया का फ्यूचर कैसे देखते हैं? कि मतलब ये भविष्य में और इम्पार्शियल और बेहतर और जनता के प्रति जवाबदेह होता जाएगा, या अभी ये ट्रेंड चलेगा, उसके बाद लंबे समय बाद कुछ चेंज होगा? देखिए, भविष्य में क्या होगा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें सोशल मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया का ओवरऑल स्वरूप चेंज हो रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से जो दबाव क्रिएट हुआ है मीडिया के ऊपर, उसमें मेन स्ट्रीम में सुधार की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा दिनों तक इसको इस तरीके से चलाया नहीं जा सकता। उसका रीज़न ये है कि इस मेन स्ट्रीम से जब कंटेंट की क्वालिटी में, एनालिसिस की क्वालिटी में, प्रोडक्शन की क्वालिटी में धीरे धीरे जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से मेन स्ट्रीम पर ही संकट आ जाएगा कि लोग उन्हें देखना बंद कर देंगे। और सच बात तो ये है कि टीवी पर तो लोग देखना बंद कर चुके हैं। टीवी तो बंद, ठीक है, ऑलमोस्ट आप बड़े शहरों में देखेंगे अब टीवी नहीं खुलती। टीवी खुलती है तो वो अपना केबल टीवी भी नहीं चलता, और स्मार्ट पर जो भी आपको करना है इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। तो बहुत हतोत्साहित होने की तो ज़रूरत नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि हर समय में जब उतार होता है तो फिर चढ़ाव भी होता है। तो कुछ लॉट्स ऐसे आते हैं, और कुछ लोग ऐसा काम कर रहे होंगे जिन्हें आप अभी नहीं जानते, आज से 5 साल बाद जानेंगे, जो सुधार लेकर आएंगे। तो भारत में अगर मैं मीडिया की बात करूं तो एक बड़ा फैक्टर तो सोशल मीडिया वाला काम करेगा ही करेगा। दूसरी बात है कि अब जनता धीरे धीरे साल दर साल जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, जब आप कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, तो नेक्स्ट जनरेशन को बेवकूफ़ बनाना और नैरेटिव गढ़ना मुश्किल होता जाएगा उनके सामने। तो उस कंडीशन में इस नेक्स्ट जनरेशन से आप उम्मीद रखिए कि ये इतनी समझदार है कि खारिज करना और एक्सेप्ट करना इसको अच्छे से आता है, और उस कंडीशन में सुधार के अलावा और कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। सुधार तो करना ही पड़ेगा, ये सुधार आने वाले समय में दिखेगा ही दिखेगा। दूसरा, आज के दौर में भी इतना हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। एक से एक अच्छे रिपोर्ट्स हैं। सही बात है कि हम उन रिपोर्ट्स तक पहुंच नहीं रहे हैं, या वो रिपोर्ट्स हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो भी कह लीजिए, लेकिन अच्छे काम भी हो रहे हैं, ऐसे खारिज नहीं किया जा सकता। बहुत ही सर इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा था हम सब के लिए। और मुझे याद है कि जब वाइमार गणराज्य कमज़ोर हुआ था, जिसके बाद नाजी साम्राज्य उदय होता है, संस्थाओं की जो कमज़ोरी है ना, जो घुटने टेक देती हैं, रूस मतलब यूएसएसआर जो था वो भी इसी कारण टूटा, वाइमार भी टूटा। भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम हमेशा बड़े पे फोकस करते हैं, लोकतंत्र पे फोकस नहीं करते हैं। तो शायद इस लोकतंत्र की जो नींव है, जो चौथा पिलर है मीडिया, आई विश कि समय के साथ, जैसा सर ने कहा, कि वो अच्छे डायरेक्शन में बढ़े। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिस्कशन में हमारा साथ देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सर। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी बात, अन्य ऐसे बहुत से समसामयिक मुद्दे हैं जिन पे आप चाहते हैं डिस्कशन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा कि और किन विषयों पे आप डिस्कशन चाहते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS हिंदी देखते रहिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।